अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। सितंबर के वक्त से हुकूमत जो आईनी तरमीम लाने की कोशिश कर रही है, इस कोशिश को उस वक्त मौखर करना पड़ा जब मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया था। उस दिन से हुकूमत इस आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए प्लान बी पर काम कर रही है। 20 सितंबर के रोज एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की गई। अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने इस सदारती ऑर्डिनेंस को इसका कुछ इस तरह इस्तकबाल किया कि महज चंद घंटों में ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से बाहर कर दिया गया और 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। न सिर्फ हिस्सा बनाया गया बल्कि आनन फानन केसेस भी फिक्स कर दिए गए। इन केसेस में आर्टिकल 63A की नजरसानी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई। मुबैना तौर पर हुकूमत को इस बात पर यकीन है कि इस नजरसानी दरख्वास्त के फैसले के बाद इनहराफ करने वाले अरकान पार्लियामेंट का वोट शुमार होगा और आईनी तरमीम का रास्ता हमवार हो जाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग के इस रास्ते को हुकूमत का प्लान बी करार दिया जा रहा है। बहरहाल सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस अमल की तौसीक नहीं की और कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार करते हुए एक खत लिखा। खत में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि मुतल्लका सदारती ऑर्डिनेंस फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और ऐसे ही सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद से पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत पर कोई कार्रवाई करने के बजाय जवाबी खत लिख दिया। जवाबी खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने की 11 वजूहात बयान की गई और चीफ जस्टिस साहब ने अदालत उज़्मा के लिए अपनी 25 के करीब खिदमात भी गिनवाई। इस कश्मकश में आज आर्टिकल 63A की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत हुई तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस बेंच में अदम शिरकत करते हुए खत में लिखा कि अदम शिरकत को समाअत से माजरत ना समझा जाए। खत के बाकी मंदरजात के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब लिखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की असर नौ तश्कील पर आईनी सवालात उठाए जिसके जवाब में चीफ जस्टिस सीनियर जज ने खत का जवाब देने के बजाय अपनी तारीफें की। 63A नजरसानी दरख्वास्त का मामला अचानक 18 जुलाई की कमेटी मीटिंग एजेंडा में शामिल हो गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तजवीज किया। चीफ जस्टिस की राय अकलियती होने के बायस बेंच तश्कील नहीं दिया जा सका था। चीफ जस्टिस का मुजव्वज़ा बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में था। चीफ जस्टिस ने अपने ही तजवीज करदा बेंच को खुद ही छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडहॉक जज जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत पर भी एतराज किया। यहाँ अहम बात यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस बेंच में बैठने से इनकार नहीं किया बल्कि बेंच की तश्कील 9 पर सवाल उठाया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने इस खत में लिखा है कि उनके इसे रिक्यूजल ना समझा जाए और ना ही इसे मिसकंस्ट्रू उनकी इनेबिलिटी को टू बी पार्ट ऑफ द हियरिंग उसको मिस रिप्रेजेंट ना किया जाए और मिसकंस्ट्रू ना किया जाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे माजी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स केस में मौक़िफ़ इख्तियार किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर फैसला आने तक हर बेंच गैर कानूनी है। इस अदालत को नहीं मानता। बेंच की तश्कील के बारे में मेरा मौक़िफ़ उस वक्त से यही है जब कानून भी नहीं आया था। कानून को मुस्तरद तो किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं। केस सुनने से इनकार नहीं कर रहा। इस बेंच को बेंच कबूल नहीं कर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर से इस बेंच में बैठने की दरख्वास्त करते हुए समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया है। हुकूमत को आईनी तरमीम पास करवाने में अदालती महाज पर मज़ाहमत का सामना ही है मगर सियासी महाज पर भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल मीडिया को, आपको याद होगा नाज़रीन के इस कहा था कि इस जाली पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का मैंडेट ही नहीं है, इनसे ये तरमीम कराना नाइंसाफी होगी। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं, पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफी है। दूसरी तरफ मुल्क में एहतजाज की सियासत ताकत पकड़ती जा रही है। कल जमात इस्लामी ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी तो हफ्ते के रोज तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज किया। मौलाना फजल रहमान ने भी इंदिया दिया है कि अगर पार्लिमानी सियासत छोड़ कर सड़कों पर आए तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे मगर हुकूमत जिसको इस्तेहकाम की फिक्र होनी चाहिए वो सिर्फ सख्ती की जबान जो है वो जानती है। एग्रेशन जो है वो नजर आ रहा है इंतजामिया की भी जानिब से। सोशल मीडिया पर ऐसी अफसोसनाक फुटेजेस देखने को मिल रही हैं जहां 84 साला बुजुर्ग खातून को एहतजाज में शमूलियत पर गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का भी एक अलार्मिंग वीडियो पैगाम सामने आता है। फिर और वो भी दावा कर रहे हैं
اس میں کہ احتجاج میں شمولیت کے لیے جاتے ہوئے ان کے قافلے پر گولیاں چلائی گئیں اور گرینیڈ پھینکے گئے، جس کے جواب میں جواب وہ تھا، کہتے ہیں کہ ایک گولی کے جواب میں 10 گولیاں چلائی جائیں گی، اور اس قسم کی علامت گفتگو کرنا، اس قسم کی دھمکیاں یا تھریٹس دینا، یہ کس طرح کی ایک سچویشن کی طرف ملک کو لے جائے گا، بہت ہی خوفناک بھی ہے، پریشان کن بھی صورتحال ہے۔ اور تحریک انصاف نے پھر ہفتے کے روز بھی اپنا احتجاج ختم کر دیا تھا، جس پر اور اس فیصلے کو آج بانی پی ٹی آئی نے بھی شدید تنقید کی، اور ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل میں جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی تو انہوں نے سوال کیا کہ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کس کا تھا آخر۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے احتجاج مؤخر کرنے کی کال دی، اعظم سواتی صاحب نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا احتجاج بڑا زبردست تھا، لوگوں نے مزاحمت کی اور شام تک لڑتے رہے، جس پر بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کامیاب تھا تو مؤخر کیوں کیا گیا؟ بیرسٹر گوہر بزدل آدمی ہے، اسے فارغ کریں۔ عمران خان صاحب نے اعظم سواتی کی بریفنگ پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو یہاں صفائیاں دینے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت جاری کی ہے کہ اگلے جمعے ڈی چوک پر احتجاج کی کال دیں، جو مرضی ہو جائے، چاہے 2 دن لگیں، ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے۔